हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है कि हम लोगों ने थेरापेटिक्स का चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट किया हुआ है और इसके अंदर हमने एक्यूट स्टेज की मैनेजमेंट तक पढ़ लिया था। और अब हम जो है वो मैनेजमेंट गाइडलाइंस पढ़ेंगे। सब एक्यूट स्टेज ऑफ जो टिश्यू हीलिंग है वो क्या है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जितने भी ये एक्यूट स्टेज, सब एक्यूट स्टेज और क्रॉनिक स्टेज, इनकी जो भी प्लान ऑफ केयर है वो आपने इसकी जो है ना हेडिंग्स भी और इसके अंदर जो भी स्टफ लिखा हुआ है वो याद कर लेना है। हेडिंग्स ही मेन होती है। हेडिंग्स आपको आती हैं तो अंदर से तो आप एक दफ़ा पढ़े तो आपको पता चल जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगले जितने भी चैप्टर्स होंगे उसके अंदर जितनी भी डिजीज़ होंगी, ठीक है, उन हर डिजीज़ का जब भी आपने प्लान लिखना है तो वो इसी तरह से होगा कि मैक्सिमम प्रोडक्शन फेज़, मॉडरेट प्रोडक्शन फेज़ एंड मिनिमम प्रोडक्शन फेज़। तो उसके अंदर हेडिंग्स यही होंगी, ऑलमोस्ट हेडिंग्स यही होंगी। और जो अंदर जो मटेरियल आपने लिखना है उसके अंदर थोड़ा बहुत जो ना डिफरेंस जो है ना वो होगा, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो सेम होनी है। इसलिए अगर आप यहाँ पे ही इसको ये याद कर लेंगे ना तो नेक्स्ट सारे चैप्टर्स के अंदर जाके आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक है। तो सब एक्यूट स्टेज के अंदर अगर आप इस टेबल को आपने देखना है, बाकी आपने और कुछ भी नहीं पढ़ने की ज़रूरत, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप देखें तो आपको, जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी आपने प्लान ऑफ केयर लिखना है तो साथ आपने स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स और प्रिकॉशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशन, ठीक है, ये ज़रूर लिखनी है। अदरवाइज आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, एक आध नंबर कट जाएगा, ठीक है। चाहे सिर्फ मैनेजमेंट भी पूछिए, आपने लिखना सब कुछ है। अब जैसे सब एक्यूट स्टेज के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं भी लिखी तो आप प्रिकॉशन हेडिंग आपने ज़रूर बना के नहीं, प्रिकॉशन कॉन्ट्रा इंडिकेशन की, तो आप प्रिकॉशन में से ही कोई बात उठा के कॉन्ट्रा इंडिकेशन में भी लिख सकते हैं। अब इसके अंदर आप देखिए तो सबसे पहले तो ये है कि आप जी पेशेंट को जो है वो आपने एजुकेट करना है, ठीक है। पेशेंट को आपने एजुकेट क्या करना है, अब जाहिर है आपको ये पूरी एग्जैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ ये बताएंगे कि आपने पेशेंट को एंटीसिपेटेड हीलिंग टाइम बताना होता है, उसको आपने वैसे जो है वो इनकरेज करना होता है उसकी फंक्शनल एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। और उसको कहना होता है कि वो स्टिक करे अपने प्लान पे और जो है ना फिजियोथेरेपी जो है वो कंसल्ट करता रहे। दूसरी बात ये आ जाती है कि आपने जो इंजर्ड टिश्यूज़ है उनकी हीलिंग को प्रमोट करना है। अब इसके लिए आप क्या क्या इंटरवेंशंस करेंगे, इसके लिए आप सबसे पहले तो ये करेंगे कि जो भी आप एक्सरसाइज प्रोग्रेशन कर रहे हैं उसका आपके टिश्यू के ऊपर क्या रिस्पॉन्स है, आपने वो देखना है, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अब ये कैसे आप देखते हैं, अगर आपके पास पेन या इन्फ्लेमेशन जो पेशेंट के टिश्यू की है वो अगर ज़्यादा हो जाती है तो आपने अपनी जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है उसको क्या कर देना है, कम कर देना है, ठीक है। इसके अलावा ये होता है कि आपने मॉडरेट प्रोडक्शन फेज़ के अंदर, यानी जो सब एक्यूट स्टेज की जब हीलिंग है, क्योंकि इस वक्त मॉडरेट प्रोडक्शन फेज़ है, तो आप कोई ना कोई जो असिस्टिव डिवाइस है वो भी यूज़ करते हैं, कोई सप्लिंट यूज़ कर लेते हैं, कोई टेप यूज़ कर लेते हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता से आपने जो अपना जॉइंट को फ्री करने का टाइम है उसको इंक्रीज़ करना होता है, ठीक है। तो आपने असिस्टिव डिवाइस भी यूज़ कर लेनी है। तीसरा पॉइंट ये होता है कि आपने सॉफ्ट टिश्यू मसल और जॉइंट की जो मोबिलिटी है इसको रिस्टोर करना है, ठीक है। अब इसके अंदर ये बात आ जाती है कि आप ये देखें कि सबसे पहले तो ये है कि आपने पैसिव एक्सरसाइजेस करवा रहे होते हैं, फिर आपने एक्टिव असिस्टिव और फिर एक्टिव के ऊपर लेके जाना होता है। और ये आपने विद इन लिमिट्स ऑफ पेन करना है, यानी ये नहीं है कि पेशेंट को दर्द ज़्यादा हो रहा है और आप उसकी जो है वो एक्सरसाइज कराई जा रहे हैं। इसी तरह से आपने जो स्कार है उसकी मोबिलिटी को भी ज़्यादा करना है, ठीक है। और इसी तरह जो रिलेटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनकी मोबिलिटी को भी बेहतर करना है। सो अगर आप ये पॉइंट याद आपने किया हुआ हो ना तो इस पॉइंट के अंदर आप बड़ी आसानी से आप लिख सकते हैं कि आपने पहले पैसिव आरओएम कराए, उसके बाद एक्टिव असिस्टिव कराए और फिर एक्टिव कराए और विद इन जो है वो लिमिट्स ऑफ पेन कराना और साथ स्कार की मोबिलिटी करा देनी। सिर्फ अगर आप ये भी लिख देंगे तो ये भी काफ़ी है। चौथा पॉइंट आपके पास आ जाता है कि आपने न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल बेहतर करना है, मसल इंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है उस एरिया की भी और जो रिलेटेड मसल्स हैं उसके लिए। अब आपको पता है कि जब भी आपने स्ट्रेंथ बेहतर करनी है तो उसके लिए फिर जाहिर है आपने अब उसकी स्टेबलाइजेशन या जो रेजिस्टिव एक्सरसाइज है उसके ऊपर जाना है। तो आपने इन एक्सरसाइजेस के नाम याद रख लेना कि मल्टीपल एंगल आइसोमेट्रिक आपने करा दी है, फिर आपने पहले जब एक्टिव रेंज ऑफ मोशन कराई थी तो आपने प्रोटेक्टेड वेट भी नहीं करवाई, उसके साथ स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइजेस करा दी और आहिस्ता आहिस्ता आपने उसको आइसोटोनिक एक्सरसाइजेस के ऊपर लेके आना है और उसको प्रॉपर मैकेनिक्स जो है ना वो भी सिखानी है। फिर ये होता है कि आपने एसोसिएटेड एरियाज़ की जो इंटेग्रिटी है ना उसको भी आपने बेहतर करना है, ठीक है। सिर्फ आपने उसी, यानी अगर फॉर एग्जांपल कि एल्बो आप ट्रीट कर रहे हैं तो आपने शोल्डर और जो रिस्ट है ना उसको भी ट्रीट करना होता है साथ साथ, ठीक है। तो वहाँ पे भी आप जो स्ट्रेंथनिंग और जो स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज होती हैं वो करवाते हैं। अब इन सारे पॉइंट्स में से आप कुछ कुछ पॉइंट्स याद कर लें, लेकिन जो हेडिंग्स है ना वो मेन याद कर लें, ठीक है। नेक्स्ट इस पूरे चैप्टर के अंदर से ना आपको कोई चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आपने उसके बाद सीधा ना इस ये वाला जो आपके पास है ना टेबल, इसको बस एक दफ़ा रीड कर लें, वैसे ऐसा जिसमें से भी कुछ भी नहीं आता, ठीक है।
उसके बाद आपने सीधा आ जाना है इस टेबल के ऊपर जो कि आपके पास क्रॉनिक स्टेज का है। क्रॉनिक स्टेज के अंदर भी ये है कि इसकी आपने हेडिंग्स याद कर लेनी है, ठीक है, कि वही बात है कि आपने पेशेंट को जो है ना एजुकेट करना है, ठीक है। अब आपको वही बात है कि बहुत अच्छे तरीके से पता है कि पेशेंट को की एजुकेशन के अंदर कौन कौन सी बातें लिखते हैं। दूसरी बात यह आ जाता है कि आपने सॉफ्ट टिश्यू मसल जॉइंट की मोबिलिटी को इंक्रीज करना होता है। आपको पता है कि जो मॉडरेट प्रोडक्शन फेज हमने जैसे पहले पढ़ा था उसका मोबिलिटी मेंटेन करते हैं, इस फेज के अंदर आपने इंक्रीज करनी है। और जब भी मोबिलिटी इंक्रीज करनी है तो आपके पास दो चीज़ें, एक स्ट्रेचिंग और दूसरी मोबिलाइजेशन। इसके अंदर भी अगर आप देखें तो स्ट्रेचिंग टेक्निक्स हैं। स्ट्रेचिंग टेक्निक्स कौन कौन आगे उसने लिखा हुआ है, जॉइंट मोबिलाइजेशन मैनिपुलेशन, ठीक है। इसके अलावा क्रॉस फाइबर मसाज है, क्योंकि आपने लिगामेंट्स, टेंडन्स और सॉफ्ट टिश्यू एडहेजन्स को भी ट्रीट करना होता है। मसल्स के अगर आपके ऊपर आ जाएंगे तो न्यूरोमस्कुलर इनहिबिशन, पैसिव स्ट्रेच या फ्लेक्सिबिलिटी, मसाज एक्सरसाइज वगैरह जो ना वो आप करवाते हैं। उसके बाद ये था कि वही न्यूरोमस्कुलर कंट्रोल, स्ट्रेंथ और मसल एंड्योरेंस आपने बेहतर करनी है। उसके लिए आपने अब एक्सरसाइज प्रोग्रेशन करनी है। प्रोग्रेशन के लिए क्या होता है कि पहले आपने सब मैक्सिमल एक्सरसाइज करा रहे थे, अब मैक्सिमम करवाना है, ठीक है। इसी तरह आपने रेजिस्टेड, कंसेंट्रिक और रीसेंट्रिक एक्सरसाइजेस करवानी है, ठीक है। और बाकी आपने से बायोमैकेनिक्स सिखा देने हैं, ठीक है। पहले आपने लो रेपिटेशंस रखनी होती हैं, फिर हाई रेपिटेशंस रखनी होती हैं। ये वाली जो बात इस पॉइंट के अंदर लिखी हुई है, पहले स्लो स्पीड पे फिर हाई स्पीड पे, क्योंकि ज़ाहिर है आप ऐसा ऐसा कम्प्लेक्सिटी की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये मोटी मोटी बातें आपने इस तरह से याद कर लेनी है। फिर ये है कि आपने कार्डियोपल्मोनरी एंड्योरेंस को बेहतर करना होता है। उसके लिए ये होता है कि आप एरोबिक एक्सरसाइज करा लेते हैं और फिर फंक्शनल एक्टिविटीज़ बेहतर करवानी है, ठीक है। प्रिकॉशन इसके अंदर ये है कि आपके पास इस स्टेज के अंदर, क्रॉनिक स्टेज के अंदर इन्फ्लेमेशन का कोई भी साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो कहता है कि जैसे जैसे हम आप एक्टिविटी लेवल प्रोग्रेस करते हैं ना कुछ डिस्कम्फर्ट होता है, लेकिन पेशेंट का वो जो डिस्कम्फर्ट है ना वो कुछ घंटों तक रहता है, उसके बाद ठीक हो जाता है। लेकिन अगर पेशेंट की डिस्कम्फर्ट जो है वो ज़्यादा प्रोलॉन्ग हो रही है तो फिर आप अपनी जो एक्सरसाइज है ना उसकी इंटेंसिटी को भी कम करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा ये कि आप अपना प्लान चेंज करेंगे अगर वो 4 घंटे से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ये आपने अपनी कॉशन और इसी में से कोई लाइन उठा के कॉन्ट्राइंडिकेशन के अंदर भी लिखनी है। और ऐसे अगर आप ये देखें तो यही जो पॉइंट्स हैं ये आप इसके जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल इंपेयरमेंट्स होती हैं ना उसके अंदर भी लिख सकते हैं। इस तरह जो आपने ऊपर जो एक्यूट स्टेज का, सब एक्यूट स्टेज का पढ़ा था ना, इसके अंदर भी प्रिकॉशन यही है कि इस स्टेज के ऊपर आपके पास जो इन्फ्लेमेशन होती है और जो जॉइंट स्वेलिंग होती है वो इस स्टेज के ऊपर, अर्ली स्टेज के ऊपर डिक्रीज करती है। लेकिन पेशेंट को कुछ डिस्कम्फर्ट रहता है, लेकिन अगर वो डिस्कम्फर्ट 24 घंटों से ज़्यादा रहे तो फिर आप एक्टिविटी स्टॉप करेंगे, ठीक है। और जो आपके पास जो क्रॉनिक स्टेज थी उसके अंदर आपने कहा था कि अगर 4 घंटे से ज़ायद उसकी जो है ना वो प्रोलॉन्ग करेगी ना तो फिर आप उसके अंदर एक्टिविटी स्टॉप करेंगे। सिर्फ ये टेबल्स आपने याद कर लेने। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर ऐसा कोई भी बात नहीं। सिर्फ एक बात और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ये वाइवा के अंदर अक्सर क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, ये कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की मेनली हेडिंग्स ही हैं जो कि आपने याद कर लेना कि ओवर यूज़ और जो क्यूमुलेटिव ट्रॉमा और जो रेपिटेटिव स्ट्रेन है ये कॉज हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा ट्रॉमा हो सकता है, री इंजरी ऑफ एन नोड स्कार और कॉन्ट्रैक्चर और पुअर मोबिलिटी। ये बातें आपने याद कर लेनी क्योंकि अंदर तो ऐसा जिसके कुछ भी खास नहीं है, ठीक है। ये वाइवा के अंदर ना 1-2 दफ़ा क्वेश्चन उन्होंने पूछा हुआ है कॉजेज ऑफ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। बाकी इस चैप्टर में से और कुछ भी नहीं है जो मैंने आपको बता दिया। अगर आप यही कर लें तो बहुत